तो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब क्लास 10th में की। आई वाज द मार्केटिंग हेड इन अ टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन कानपुर ओनली। और मेरे को बाय बर्थ एक डिजीज़ है जिसका नाम है आर्थोग्राइफोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है और एज़ पर द डेटा इंडिया में इट्स अराउंड 10 to 12,000 लोगों को ही है। In 2019, I started my first startup. It was in blockchain technology. I was working with Election Commission of India. So I was doing a very controversial thing, I'll say. I was tracking political donations. Okay. So इसमें I'm very thankful to Ministry of Education. उन्होंने they have supported me. They are my investors right now. अच्छा, Invest करना है. तो But जैसे और कंपनीज हैं, वाइट हेड है और बहुत सारे और भी हैं जो कोडिंग बेस्ड पे ट्रेनिंग देते भी हैं बच्चों हाँ. को, उससे कुछ बेटर है अपना, कुछ डिफरेंट है? 100% बेटर है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उनका एक सेट फॉर्मेट बना है कि उनको यही पढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट से ही शुरू करते हैं। वो लोग पढ़ाते पहले, प्रोजेक्ट बाद में बनवाते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट करवाते हैं और प्रोजेक्ट के साथ पढ़ाते हैं। जनरल आई ओनली सपोर्ट द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनके लिए इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। So Anant, you are mentoring 300 plus people, 300 plus students actually, who are basically अंडर क्लास 12th who are in school right now. तो क्या आपने कोई ऐसा पैटर्न देखा है उनके आज के स्टूडेंट्स में, स्पेशली सीइंग दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, हाउ मच दे आर एक्सपोज टू दिस सोशल मीडिया? कोई ऐसा पैटर्न आपने देखा उन सब में जो कि सही नहीं है या सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा? अराउंड 500 रुपीज़। तो ये आपको क्या लगता है, ये अवेयरनेस का इशू है या माइंडसेट का है? दोनों ही वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल से दोनों ही। मैं तो कहूँगा कि बट इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने तो ये गुड़गांव में भी देखा है लोगों में। ओके, इससे अच्छी ज्योग्राफी तो नहीं है, नहीं है। हाँ, टेक से रिलेटेड। हाँ। देखिए, ये तो मैं अगर कर नहीं पा रहे हैं तो इसमें दोनों ही चीज़ों का ही है, बट इसमें रेशियो मैं कहूँगा कि 40-60 है। 40 मैं कहूँगा कि उनको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं है और 60 मैं कहूँगा कि उनका माइंडसेट नहीं है वैसा। मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ एज वेल। So I also work as a cyber security engineer over there. माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना शुरू कर दो, डिपेंड भी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंट्रोल करने से लग जाओगे टेक्नोलॉजी से, तो एक तो आप फ्री हो रहे हो, आप वो टाइम बच्चों के लिए दे रहे हो और आप उसी टाइम को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, ग्रो करने में। हाँ, एग्जैक्टली। और टेंशन कम होंगी, ऑफ कोर्स। टेंशन कम होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कम होगी। उन सब पे भी काफ़ी कम खर्चा होगा फिर। यस, जो उस चीज़ को देखते भी नहीं है। उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में उनका ना हो, वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकें, डेलीगेट कर सकें, और बचा हुआ टाइम अगर ग्रो करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने बच्चों को तो एटलीस्ट दे ही सकें। मतलब एक बेसिक जो कहते नहीं हम लोग की यूनिट इकोनॉमिक्स, वो कितनी आ रही है। एक होती है यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, एनपीएस स्कोर एक होता है, नेट प्रमोटर स्कोर हम लोग जिसे कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, वो हमको पता लगाना ज़रूरी है कि उस कंपनी का क्या है। No, right now it is only for the specially abled. We target 5 disabilities, that is blind, deaf, dyslexia, cerebral palsy and voiceless. तो शुरू करते हैं जी बिल्कुल। अपने इस बंजारा मुसाफिर पॉडकास्ट के साथ, फिर वन एंड ओनली अनंत वैश के साथ में। I want to do something that is very close to my heart, that is education. क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, स्पेशली जब आप कोई स्पेशल स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको फाउंडेशन फंडामेंटल्स के इश्यूज होते हैं। तो आई थॉट कि अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। तो आई क्रिएटेड अ कम्युनिटी फर्स्ट, आई गेट इन टच विद मेनी NGOs, जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो नीट की पढ़ाई करना चाहते हैं, UPSC पढ़ना चाहते हैं, कोई CA बनना चाहता है। तो मुझे पता चला, बट प्रॉब्लम यही थी फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होना, और देयर इज नो एडटेक प्लेटफॉर्म राइट नाउ जो प्रॉपरली उस तरह से उनको एजुकेशन दे रहा हो। एंड देन आई थॉट माय आइडिया दैट इज कॉल्ड स्पेशल स्कूल, द स्पेशल स्कूल, जिसमें मैंने सोचा कि मैं प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक की सारी पढ़ाई एक्सेसिबल दूंगा उन बच्चों के लिए। ये स्पेशल स्कूल आप कह रहे हो, ये स्पेशली फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, और इज इट ओपन फॉर एवरीवन? No, right now it is only for the specially abled. We target 5 disabilities, that is blind, deaf, dyslexia, cerebral palsy and voiceless. So 5 disabilities के लिए मैं काम करते हैं, और हर disability के लिए अलग टाइप का कंटेंट बनाती है मेरी टीम, अलग टाइप का यूज़र इंटरफेस है हमारी एप्लीकेशन में, और अलग एजुकेटर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं।
सो पूरा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि पेरेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, अवेयरनेस की कमी है, प्लस रूरल इंडिया में ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। जब भी कोई बच्चा बर्थ लेता है रूरल इंडिया में तो उसको ज़्यादा क्या सोचा जाता है कि उसको एक जनरल स्टोर में बैठा देते हैं, ज़्यादा उसको कोई थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा दी जाएगी और उसको कोई परचून की दुकान में बैठा देगा। वो लिमिटेड जितने भी वहाँ पे अवेलेबिलिटीज हैं केवल उन्हीं पे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आई क्रिएटेड एन AI फॉर इट कि AI हमारे एप्लीकेशन से डेटा लेती है और वो उनको उन्हीं की रीजनल लैंग्वेजेस में बताती है कि आपको ऑफलाइन वे में करना क्या है। एंड उसमें हम लोग अपने एजुकेटर्स को कनेक्ट करते हैं जिससे कि उनको आसानी से बताया जा सके कि वो ऑफलाइन में पढ़ाते भी कैसे हैं। सो हम लोग उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं प्लस ऑफलाइन भी हो रहा है ताकि उनको हम लोग आगे बढ़ा सकें। सो इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने दे हैव सपोर्टेड मी, दे आर माई इन्वेस्टर्स राइट नाउ। अच्छा, हाँ, सो दे हाउ दे हैव इन्वेस्टेड? They invested they started with the startup grants, but yes, I have in talk with like कि जैसे जैसे startup बढ़ेगा they'll also start investing me in an equity format as well. So अभी वो बहुत long journey है. So but they have started, they have be my बहुत मेरा supportive है, they support me in money, in networking. So काफ़ी वहाँ पे जो हमारे जो directors level पे बैठे हुए हैं, so they have supported me a lot. तो ये अभी स्पेशल स्कूल किस स्टेज पे है? अभी राइट नाउ अराउंड 450 बच्चे राइट नाउ एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग की एप्लीकेशन का वर्जन 3 हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं जनवरी में। हाँ, यस। ये 450 बच्चे जो हैं वो सब एक पर्टिकुलर स्पेस पे आकर के पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन स्टडीज हैं? सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी पे फोकस किया है। वी डोंट वांट कि बच्चे घर बैठे ही पढ़े। अब हम लोग आगे कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उनको किसी तरह सर्टिफिकेशन भी मिल सके, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्लास 8th पास करता है तो उसको मार्कशीट मिलती है ना स्कूल से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन से भी उसको कुछ मिले ताकि वो कह सके कि वो क्लास 7th पास है, 10th पास है। बट येस, उसमें मुझे एजुकेशन बोर्ड्स की हेल्प चाहिए होगी। दैट इज़ करेंटली मी एंड माई टीम आर इन टॉक विद मनी एजुकेशनल बोर्ड्स। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी वो तो जर्नी है, वो तो धीरे धीरे पूरी होगी। बट येस, अभी हम लोग, हमारा मेन पर्पस ये है इस टाइम पे कि हम कैसे हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए ईजी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, और सिर्फ ईजी नहीं, उसी में ही वो एग्जामिनेशंस भी दे सकें, उसी में ही वो इंटरैक्टिव लर्निंग भी कर सके। और आजकल ज़माना जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन से ज़्यादा पर्सनलाइजेशन का है। तो पर्सनलाइजेशन कैसे उनको दी जा सके, उसमें मैं टेक्नोलॉजी गाय, मेरी टीम टेक्नोलॉजी, तो हम लोग उसी का ही पूरा यूज़ करते हैं। तो वैसे मैंने देखा भी आपने काफ़ी सारे टेक्स बिल्ड करे फॉर ECI ऑल्सो, फॉर एक जो VC को आपने सेल भी किया उसके लिए भी बहुत सारे टेक पे थे, टेक साइड आप काम कर रहे थे। फिर टेक से अब CEO वाली जर्नी आ गई। यस, अब CEO स्पेशल स्कूल के एंड जो आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक और है, एक और है मेरा, अभी वो तो बहुत रिसेंटली मैंने इसी साल शुरू किया है, द कोड किड के नाम से। सो उसमें हम लोग को एक बहुत बड़ी चैलेंज महसूस हुआ कि सभी स्कूल्स में आजकल टेक्नोलॉजी की बातें तो होने लगी है, कोडिंग पढ़ाते भी है, बट देयर इज लैग ऑफ अ प्रैक्टिकल एजुकेशन। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है जिसमें बहुत पर्टिकुलरली ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बट जैसे और कंपनीज हैं, व्हाइट हेड है और बहुत सारे और भी हैं जो कोडिंग बेस्ड पे ट्रेनिंग देते भी हैं बच्चों को, उससे कुछ बेटर है अपना, कुछ डिफरेंट है? 100% बेटर है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो लोग, उनका एक सेट फॉर्मेट बना है कि उनको यही पढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट से ही शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ाते बाद में है, वो लोग पढ़ाते पहले, प्रोजेक्ट बाद में बनाते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट करवाते हैं और प्रोजेक्ट के साथ पढ़ाते हैं, सो दे कैन गेट द प्रैक्टिकल एजुकेशन इन द जर्नी ऑफ इट। सो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे मेरी कंपनी में 6 स्कूल्स हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो वी सेट अप अ कोडिंग क्लब इनसाइड द स्कूल, है ना। और कोडिंग क्लब में हम लोग सबसे पहले एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जिसमें किसी को कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, किसी को साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, किसी को पाइथन लैंग्वेज सीखनी है। एक बेसिक पाइथन और C तो आनी ही चाहिए। ये डिफाइंड है कि वो लोग बताते हैं आपको उनको ये सीखना है, या फिर आप उनकी हेल्प करते हो आइडेंटिफाई करने में कि आपको ये सीखना चाहिए? दोनों ही चीज़ें करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल। जैसा हम, क्योंकि हम स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, वी आर नॉट द कोचिंग क्लासेस। सो हम स्कूल्स के प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके हिसाब से उनको वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ पे कोडिंग क्लब सेटअप कर लेते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, तब वी स्टार्ट गिविंग द प्रोजेक्ट्स। और हमारे एम्बेसडर्स होते हैं हर स्कूल में, जिनको हम एक आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, और फिर वही उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। प्लस हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, जैसे कि उनको डेली कुछ हम लोग असाइनमेंट्स देते रहते हैं ताकि वो सीखे भी और पढ़े भी। और जब ये हो जाता है तो वी ऑर्गेनाइज हैकाथॉन्स। यस, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, ताकि बच्चे जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे काम कर सके। अभी हम लोग ने जस्ट थोड़े दिन पहले किया था, एंड वी गॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन ऑफ द ई-वेस्ट मैनेजमेंट। और ये कितनी क्लास तक के बच्चों के हैं? वी टारगेट जनरली फ्रॉम 6 to 12। 6 to 12, यस। एंड नॉर्मल स्कूल्स में? यस। सो अभी हम लोग ने काफ़ी अच्छा, हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड वी आर राइट नाउ स्केलिंग अप।
सो अभी 6 स्कूल्स हैं, अभी सिर्फ हम लोग कानपुर और लखनऊ पे ही काम कर रहे हैं, बट येस नाउ वी आर गोइंग टू बी इन दिल्ली एनसीआर एज वेल। सो अभी वो काम चल रहा है। सो हम लोग उसके अलावा स्टूडेंट शार्क टैंक ऑर्गेनाइज करते हैं। वी डायरेक्टली इनवाइट द इन्वेस्टर्स इन द स्कूल, जो कि अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसको ग्रांट्स देते हैं। येस वी हैव एडेड अ कैप ऑफ 1 लाख कि 1 लाख के ऊपर नहीं दे सकते हो, आपको लाख रुपीज़ के नीचे ही देना है, ताकि एटलीस्ट वो स्टार्ट कर सके अपना कुछ। एंड वी सपोर्ट देम कि उसको हम कुछ प्रोडक्ट में क्रिएट कर सके, ताकि वी कैन क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स इन द फ्यूचर। So how many startups have you supported till date Uh, through this Shark Tank? अभी तो बहुत कम है, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ 7 मंथ्स ही हुए हैं इसको शुरू करे हुए, तो आई थिंक 2 और 3, नॉट वेरी मच। एटलीस्ट उन लोगों को वो एक्सपोजर मिल गया बच्चों को हाँ कि आप किसी भी तरह से रुक नहीं रहे। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई एग्जीक्यूशन का कोई प्लान है, तो आप यहाँ से लेकर फंडिंग लेकर के स्टार्ट कर सकते यस एक हम लोग स्मॉल ग्रांट्स दे देते हैं ताकि वो एटलीस्ट स्टार्ट कर सके। बट येस प्रोफेशनली आई ऑल्सो मेंटर स्टार्टअप्स। तो अभी राइट नाउ आई एम मेंटरिंग अराउंड 20 स्टार्टअप्स, हो। ओके, है ना। सो अलग अलग फील्ड के, कोई D2C है, कोई टेक एकदम डीप टेक है, कोई मतलब मुझे टेक में ही आती चीज़ें तो मैं टेक में ही करता हूँ। तो ये जो स्टार्टअप जिनको आप मेंटर कर रहे हो वो किस स्टेज के हैं? आई मीन जो बिल्ड कर रहे हैं वो क्या स्टूडेंट्स ही हैं या फिर कुछ पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं? नहीं, जनरल आई ओनली सपोर्ट द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उनके लिए इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं स्टूडेंट्स जो हैं। तो आई थिंक कि आई थिंक मैंने वहाँ से ही शुरुआत करी है, तो आई कैन टेल कि ये गड़बड़ हो सकता है और ये सही हो सकता है। सो आई मतलब 95% आई ओनली सपोर्ट द स्टूडेंट स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल और कॉलेजेस जनरली। कॉलेजेस। यस, बट अब मैंने स्कूल में शुरू कर दिया ये करना। तो जो 6 स्कूल हैं उनसे कोई रेस्पॉन्स ऐसा मिला जो आपसे मेंटरशिप ले रहे हो? 100% यस। अभी 6 के 6 ले रहे हैं इस टाइम पे। 19 बच्चे ले रहे हैं? हाँ, अभी हमारा ग्रुप बन गया अराउंड अभी 300 आई थिंक बच्चे हैं जो ऑलरेडी दे आर टेकिंग द रेगुलर क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम मी। सो अभी तो जर्नी बहुत बड़ी है उनकी। दे आर फ्रॉम क्लास 7th और 8th, ऐसे मिक्स बैच है उनका। सो अभी चल रहा है। तो क्या आप किस तरह से उनसे अभी बैचेस जो ले रहे हो वो ऑनलाइन ही ले रहे होगे? हाँ, ऑनलाइन ही लेते हैं। कैसे, किस फ्रीक्वेंसी में होते हैं? जनरली ट्वाइस अ मंथ मैं करता हूँ उनके लिए। तो ये अभी आप प्रमोट सिर्फ कानपुर लखनऊ में कर रहे हो? हाँ। एंड क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आकर के आगे बढ़ करके अपना कुछ, उनके पास आइडियाज़ हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, बस वहीं पे आकर के थोड़ा सा फंस जाते हैं। एग्जैक्टली उनको चाहिए कोई ना कोई गाइडेंस, और जब आप जैसे लोग हेल्प कर रहे हो तो वो आपके साथ में जुड़ना भी चाहेंगे। एग्जैक्टली अभी इस चीज़ को स्केलिंग अप करना है, उसमें भी मेरे को भी उस पर बहुत काम करना है कि उस लेवल की टीम होनी चाहिए। फिर हमारे अब हर चीज़ मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी टीम उस लेवल की होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो अभी काफ़ी काम बाकी है। सो बहुत लंबी जर्नी है, करते रहेंगे। तो कौन सी जर्नी में मज़ा आ रहा था? CTO जब थे, बिल्ड कर रहे थे किसी को, या फिर अब CEO जिसमें बिजनेस ही बेस से शुरू से लेकर के आखिरी तक बिजनेस में लेकर जाना है? एक ये 2 हो गई, तीसरा मेंटरशिप। कौन सी जर्नी अच्छी लग रही है करने में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो मेंटरशिप में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें आई थिंक कि मतलब मैं अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ कि जब आप सुनते हो, समझते हो और ये समझ पाते हो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्योंकि एज अ मेंटर आपका काम होता है गलतियों को निकाल के उनको ठीक करना। ये एक असली मेंटर की यही जॉब होती है। सो आई थिंक वो उस पर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक फ्रॉम माई 7-8 ईयर्स ऑफ जर्नी मैंने गलतियाँ बहुत सारी करी हैं। एंटरप्रेन्योर जर्नी में मैंने बहुत पैसे भी डुबाए हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत बार गलत लोगों के साथ भी काम किया है। तो ये भी होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में ये आप सीखते हो। पार्टनरशिप कहीं गलत हो गई थी? नॉट इन अ पार्टनरशिप, इन अ कोलैबोरेशंस वे, है ना। कभी कभी यू फाइंड द रॉन्ग वेंडर्स टू वर्क विद, है ना। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं एज अ बिजनेस, आप कर करके ही सीखते हो, है ना। और एज आई थिंक आपको अपनी गलतियों से सीखना ज़रूर चाहिए, एंड आपको एज अपने अंदर का जो स्टूडेंट है वो हमेशा रखना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक आई एम राइट नाउ ओनली 28 ईयर्स, तो अभी मैं मानता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है जो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं सीखा है। सो वो तो होना ही है। बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई थी कि आपकी फैमिली में सब बिजनेस कर रहे थे, आपके फादर एंड ऑल सब कुछ बिजनेस लाइन में थे, आप जॉब में आए। यस। तो वो कब ऐसा लगा कि आपको कि मुझे कुछ हट करके करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब में मेरा हमेशा से ये एक बहुत क्लैरिटी थी कि आपको सीखना पहले बहुत ज़रूरी है, और वो सीखने के लिए अगर आप डायरेक्टली वही है कि आप स्विमिंग कर रहे हो और डायरेक्टली पूल में कूद जाओगे तो आप डूब जाओगे ज़रूर। बट आपके पास में मेंटरशिप गाइडेंस थी आपके फादर की, जो कि बता सकते थे कि कहाँ पे कैसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं बिजनेस लाइन में। बट एक चीज़ होती है ना कि फैमिली जो आपको होती है वो आपको एक नर्चर करके रखती है ना। कुछ ना कुछ अपने लेवल पे करना ही पड़ेगा। हाँ, उनको लगता है कि अभी तो बच्चा है छोटा, अभी इसको थोड़ा सा अभी इसको सपोर्ट चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना था कि मैं चाहता हूँ मैं गिरूँ। अभी भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे मौके दो काम करने के, ताकि मैं जानबूझ के फेल हूँ,
मुझे फेल होना पसंद है. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. आई एन्जॉय बीइंग इन अ फेलियर, क्योंकि उससे जो आपको लर्निंग मिलती है वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रेडी करती है. और मेरा तो लाइफ में एक मंत्रा है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. आप वर्स्ट के लिए तैयार रहोगे तो उसके भी वर्स्ट के लिए तैयार रहोगे. तो मुझे थोड़ा मतलब आई हैव अ वेरी गुड स्किल, आई विल से, कि मैं रिस्क एनालिसिस कर लेता हूँ, है ना, कि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में अगर जाऊंगा तो इतना रिस्क है और इतना आई कैन अफोर्ड, है ना. सो इसीलिए मैंने अपने फैमिली में बहुत क्लियर रखा था. एंड प्लस एक और चीज़ है, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट हेयर. मेरे फैमिली में एज पर माई फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेरे को हमेशा से मेरी फैमिली चाहती थी कि आई डोंट गो इन अ बिजनेस साइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. यू नीड टू ट्रैवल अ लॉट, यू नीड टू गो इन मैनी प्लेसेस, और वहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है. बट जॉब में ये चीज़ें ईजी होती है. यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन अ डेस्क, है ना. तो ये भी एक फैक्टर था. लिमिटेड जॉब होगा, रोल होगा, तो आप उसको कर सकते हो एक जगह पर बैठ एग्जैक्टली करके. एग्जैक्टली. और ऐसा नहीं है मैंने जॉब नहीं करी है, मैंने जैसे बताया मैंने 10th में भी करा है. और मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ एज वेल. So I also work as a cyber security engineer over there. This is also a part, एक second मेरा So part that's a है. work from home. हाँ, work from home, and I am very fortunate. I can take the name of the organization here, but yes, they have given me permission to do my startup as well, which is I'm very fortunate that they have उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास दिखाया. एंड माई बॉस एंड माई एवरीवन, उन्होंने कहा करो अनंत जो आपको करना है, लाइक, बट येस वर्क भी करो और ये भी करो. देयर इज नो बाउंडेशन ऑन यू. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट कि मुझे मौके मिलते हैं इस चीज़ को लेकर. तो जो 10th के बाद आपने पहली जॉब करी थी, उसको पाने के लिए कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते, या क्या हुआ था, क्या जर्नी थी वाली? मेरे जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे स्कूल में ना एक प्रोग्राम होता था 3rd दिसंबर को. 3rd दिसंबर इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल पर्सन फॉर डिसेबिलिटी डे. यस. सो हमारे स्कूल में हर साल प्रोग्राम होता था, एनुअल फंक्शन टाइप का. सो वहाँ पे एक हमारे कानपुर में एक भैया थे, वो हमेशा हर साल आते थे. एंड ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट टी शर्ट्स टू एवरीवन. सो मैंने उनसे एज अ क्यूरियोसिटी एक बार पूछा था कि भैया टी शर्ट्स बनती कैसे हैं. सो उन्होंने बताया कि ये सबसे पहले वहाँ पे यूनिट में जाती है, वहाँ बनती है, फिर हम लोग प्रिंट करते हैं. एंड वी यूज़ टू सेल ऑनलाइन इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. सो मैंने कहा अच्छा भैया लोगों को पता कैसे चलता है कि आपने टी शर्ट डाली है. तो उन्होंने कहा उसके लिए तो हम लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ती है. तो मैंने कहा ये मार्केटिंग क्या होता है. तो उन्होंने कहा मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को बताना कि आपने कुछ बना दिया है. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा ये करते कैसे है. तो कहते हैं कि ऑफिस आ जाओ बता दूंगा. क्यूरियोसिटी की वजह से आपको उन्होंने ऑफर दिया होगा. और मैं जिस दिन ऑफिस गया उसके नेक्स्ट डे मैं ऑफिस पहुंच गया. अच्छा. हाँ, मैं नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंच गया और मैंने उनसे कहा कि भैया आप बताने वाले थे. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बैठो. तो उन्होंने अपने लैपटॉप से मेरे को बिल्कुल दिखाया और बस मैं पूछता गया सवाल. और उन्होंने कहा कि अनंत काम करना है, आ जाओ साथ में काम करते हैं. सो उन्होंने कहा कि आई कैन टॉक विद योर फादर एंड आओ, ये तुम्हारी सैलरी होगी, आ जाओ कल से काम करो. सो मैंने काम करना स्टार्ट किया. तो मेरा एग्जैक्टली वर्क था, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल थी से कि उस टाइम पे 2015 की बात है. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, मतलब चलता था तब भी. बट कॉलेज फेस्ट्स होते रहते थे. सो माई जॉब इज़ टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज फेस्ट्स कोर टीम और उनसे उनकी मर्चेंडाइजिंग की रिक्वायरमेंट समझना, और आई नीड टू क्रैक द डील. सो मैं एक तरह से नेगोशिएटर का काम भी कर रहा था, एक तरह से मैं मार्केटिंग भी कर रहा था, और आई यूज़ टू वर्क एज एन CRM एज वेल. मतलब मैं एक तरह से कस्टमर रिलेशनशिप में भी काम कर रहा था. सो 3 चीज़ें एक साथ कर रहा था और 2 महीने मैंने काम किया. एंड मेरे जो भैया थे, माय बॉस हैज सेड कि नाउ अनंत आई एम प्रमोटिंग यू, तुम्हारे अंडर में 2 लोग काम करेंगे अब, और तुम उनको काम बताओगे करना क्या है. सो बहुत अच्छा लगा. मतलब 1 साल मैंने डेडिकेटली काम किया. बट यही है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही थी, क्योंकि और एक चीज़ और होती है जब आप पैसे के बाद आप सीधे निकल जाओ तो पढ़ाई तो. हाँ, और आप जब और आई से वन मोर थिंग कि मैंने अपनी TEDx पे भी ये बात बोली है. एट दैट टाइम आई वॉज इन क्लास 12th, है ना. मतलब 10th से हो गया था मेरा, उस टाइम 10th कंप्लीट हो चुका था, 11th चल रहा था और 11th भी पास कर लिया था, 12th आ गया था. और 12th का मेरे ऐसा होता था NIOS में हम लोग 2 बार एग्जाम देते थे. मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि साल के आखिरी में एक बार देना है, उसमें 6-6 महीने में एग्जाम होते हैं. तो आपका अगर कोई मान लो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स है तो आपके 2 प्रिपेयर है, तो आप 2 अभी दे दो और 3 बाद में दे देना 6 महीने बाद. ऐसा इसमें रूल था. अच्छा. तो मैंने 2 एग्जाम दिए एंड आई फेल्ड इन वन ऑफ द एग्जाम. मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया था. सो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार अब पढ़ाई पे वापस आना चाहिए. आए तो वो आई नहीं था, मूवी आई थी 12th फेल. तो मैं कहता हूँ मैं 12th फेल हूँ, लेकिन फिर यही वापस से पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स लेके आया
एंड देन सारी चीज़ें क्लियर हुई एंड ऑल्सो आई जस्ट क्लियर्ड माई MBA लास्ट ईयर। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। MBA भी मैंने क्लियर किया क्योंकि मुझे हमेशा से मन था कि मैनेजमेंट साइड में पढ़ाई करनी है ताकि आई कैन लर्न मैनी थिंग्स। सो यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक, यू कंप्लीटेड योर MBA। यस, एंड अभी फ्यूचर बहुत प्लान है। अभी मुझे अब स्टार्टअप्स में तो काम करना ही है, अपने स्किल्स पे तो काम करना ही, प्लस आई हैव सम प्लान्स इन माई एकेडमिक्स एज वेल। हाँ, एकेडमिक्स का प्लान भी बहुत लंबा है, 3-4 साल 5 साल का है प्लान। अभी और पढ़ना है आगे? अभी और पढ़ना है, मेरा बहुत मन है अभी और पढ़ना। वैसे स्कूल 10th से पहले तक पढ़ाई में अच्छे थे? आई थिंक यस। हाँ, मतलब ठीक थे, मतलब आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बोलूँगा, बट मैं स्टूडेंट एवरेज था, बट मैं प्रैक्टिकल स्किल्स में अच्छा था, मैं ये कहूँगा, है ना, जो कि आई थिंक मुझे एडवांटेज देता है। जो लर्निंग वाले फेजेस थे वो शायद उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन ये है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हाँ, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, स्पेशली PCM तो हम लोग के लिए होता है इंपॉर्टेंट, तो उसमें मुझे अच्छा लगता था पढ़ना में। मेरा भी एक स्टार्टअप है जिस पे मैंने अभी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, बट आइडिएशन फेज पे, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फेज पे आ गए हम लोग। रियल स्टेट की एग्रीगेटर्स होते हैं, आपको आइडिया होगा, जो 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, बहुत सारी साइट्स हैं, कुछ उसी तरह से रिलेटेड है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट फोकसिंग मेनली टू द रियल स्टेट एजेंट्स। आई हैव बीन अ रियल स्टेट एजेंट फॉर पास्ट 12-13 ईयर्स नाउ, तो मुझे आइडिया है कि वो लोग कितने क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज आते हैं, और हम लोग उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर ही थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं हम लोग, बट अभी बहुत बेसिक स्टेज पे है। अगर मुझे आपसे मेंटरशिप लेनी हो इस चीज़ के लिए, तो कैसे करते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, है ना, और उसको करने के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। अब आजकल तो AI का ज़माना है, हमारे पास ChatGPT, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, हर तरह की AI अवेलेबल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंडस्ट्री को समझें, जो अब जो कि आपने कहा कि आप 12 सालों से काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है, बट व्हाट इज़ द इंडियन एंड ग्लोबल डेटा क्या कह रहा है, पहले तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे यू नीड टू वैलिडेट कि ये जो आप प्रॉब्लम सोच रहे हो ये एक नेशन वाइज प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अगर हम लोग रिसर्च बेस्ड इसी वाली इंडस्ट्री पे बात करें, रियल स्टेट की, बेसिक तो देखो मैंने बताया कि मुझे नॉलेज है, लेकिन डेटा बेस पे अगर जाना चाहें तो मुझे किस डेटा पे वर्क करना चाहिए, क्या देखना चाहिए सबसे पहले? डेटा पे जैसे कि अब आपने एक फॉर एग्जांपल हम एक रैंडम सा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं रियल एस्टेट का, जिसमें ये कहते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम ये आती है, जो बिल्डर्स की मुझे लगता है ये इशू है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी है वो उनको बनाते हैं और बट राइट टाइम पे OC नहीं दे पाते हैं, या फिर व्हाट प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व विद ट्रेला इज, मेरे पास में 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। एक, जब भी आप कोई भी एंड यूजर या इन्वेस्टर कुछ प्रॉपर्टी सर्च करता है, तो उनको अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है, और जितने भी ये पोर्टल्स हैं लाइव, वो उनका काम लीड्स जनरेशन का, लीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो उनको डिटेल्स चाहिए, और वो डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीपल एजेंट्स पे, तो बार बार फोन आते हैं। एक वो प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करनी है कि लोगों को फोन ना आए और उनके डेटा का मिसयूज ना हो, इसी को लेके चलते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो बिल्डर्स के लिए आ गई कि बिल्डर्स के पास में इन्वेंट्रीज बहुत हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास में पुराने इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है, कुछ नई भी लेके आ रहे हैं, उसको सेल करने के लिए इजी टू गो ऑप्शन कौन सा होगा, एक वो मार्केट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग आज एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए लेके चलते हैं, जो आपने फर्स्ट वाला बताया कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा शेयर हो जाता है कस्टमर का, इन्वेस्टर का। तो अब सबसे पहले आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि ये, जैसे आपने दिल्ली NCR में ये चीज़ें देखी होंगी, व्हाट अबाउट द साउथ इंडिया, वहाँ पे क्या डेटा कह रहा है। इसमें आपको नॉर्मल पहले तो गूगल करना पड़ेगा, परप्लेक्सिटी करना पड़ेगा, जो भी आप रिसर्च काइंड ऑफ अ थिंग कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करोगे इट विल हेल्प यू टू बैक क्यों मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कल को जाके जब आप स्केल अप करोगे, आप किसी को अपनी पिच डेक दिखाओगे ना, वो सबसे पहले ही कहेगा आप तो कह रहे हो, ये आपका डेटा क्या कह रहा है। और एक बात है कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा तो झूठ नहीं बोलता है ना, तो इसलिए डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही आपको वैलिडेट करता है कि आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो ये स्टेप 1 है। आपने जब जैसे आपने बताया डेटा, तो मुझे क्या डेटा सर्च करना चाहिए, क्योंकि गूगल पे या परप्लेक्सिटी पे जाओगे तो मुझे आप ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहे हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ कि गिव मी अ प्रॉपर रिसर्च ऑन हाउ मेनी पीपल इन इंडिया द इन्वेस्टर्स फेसेस द प्रॉब्लम that the data is being shared with the multiple property agents, and also tell me that is there any existing solution for it and what are the other companies are doing। तो इसमें आपने 2 चीज़ें करी, आपने AI से रिसर्च भी करा ली और प्लस आपने कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी कर लिया, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या वो लोग कर रहे हैं और क्या आप वही कर रहे हैं कि या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं।
ओके तो ये दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आप डेटा निकाल सकते हो, है ना। अब जैसे जब पहले एआई नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, जनरली वी यूज टू सर्च ऑन मल्टीपल न्यूज़ फोरम्स कि न्यूज़ क्या है, एंड हमारी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनडीटीवी की न्यूज़ क्या कह रही है, हिंदू की न्यूज़ क्या कह रही है, क्योंकि वो लोग आर्टिकल्स निकालते थे और उन्हीं को एज अ सोर्स हम लोग यूज़ करते थे। या फिर यू कैन डू वन थिंग, यू कैन रीड द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, क्योंकि उसमें आपको ये कॉलिंग वाला डेटा तो नहीं मिलेगा, बट आपको डेटा मिल जाएगा ये जो आप बिल्डर वाला बोल रहे हो उसमें कुछ ये तो। पता चल जाएगा कितने हाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी हाँ इन्वेंट्री पेंडिंग है, कितनी सेल हो रही है, एग्जैक्टली चीज़ें यहाँ, पता और चलेंगी। ये और सबसे अच्छा ऑथेंटिकेटेड डेटा यही होता है ना। सो और इसको जब आप फ्यूचर में कहीं भी कोई प्रोग्राम में दिखाओगे ना तो कहेंगे कि अच्छा मिनिस्ट्री का है तो मतलब हाँ सही है, उसको कोई सवाल नहीं उठाता है। सो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं से ही आपके पास आते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि होता है थिंक फॉर अ सोल्यूशन। एक ही रिसर्च का एक और क्वेश्चन है, हाँ ये रिसर्च करने के मेन रीज़न क्या क्या हैं? एक हमें पिच बनाने के लिए, दूसरा हम जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं उसको और बैक करने के लिए चाहिए होता वैलिडेट है, करने के वैलिडेट लिए। करने हाँ के लिए। हाँ ठीक है। हाँ। अब तीसरा चीज़ आती है कि हमको अपना सोल्यूशन सोचना है। तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कंपटीशन एनालिसिस किया था। अब हम अच्छा कंपटीशन एनालिसिस के लिए एक शीट होती है, जनरली एज अ मेंटर मैं जनरली देता हूँ सबको। उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हम लोग बिजनेस में एक वर्ड यूज़ करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर बिजनेस को कुछ 4 से 5 KPI में डिवाइड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ना। लेकिन हाँ कुछ जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी कॉस्ट क्या आ रही है ऑन द मेकिंग कॉस्ट, मतलब एक बेसिक जो कहते नहीं हम लोग की यूनिट इकोनॉमिक्स, वो कितनी आ रही है। एक होती है यूजर एक्सपीरियंस क्या है, NPS स्कोर एक होता है, नेट प्रमोटर स्कोर हम लोग जिसे कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में। वो हमको पता लगाना जरूरी है कि उस कंपनी का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल लेते हैं तो आपके में 99 एकर्स हो गया और मैजिक ब्रिक्स हो गया, तो उनके भी खुद के कुछ स्कोर्स होंगे। वो आप कैसे निकालोगे, वो भी आप रिसर्च करके ही निकालोगे। उनकी कैसे, आप नॉर्मल किसी भी AI में जाओ, यूज़ करो, वहाँ पे टाइप करो कि आई वांट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट अंडर द 99acres.com, वो आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देगा, वहाँ से आप तो स्कोर वहाँ से निकालो। हमें पूरी यूनिट इकोनॉमिक्स पता चल जाएगी, वो लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, हाँ प्लस प्रमोटर स्कोर जो आप बता रहे हो वो भी वहाँ भी से निकल के आ जाएगा। जाएगा। वो अपने प्रोडक्ट को हाँ बिल्ड करने में काफ़ी काम आने वाला है। एग्जैक्टली और अगर वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में तो आपको उनके फाइनेंशियल डेटा भी मिल जाएंगे, तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। और वहीं से आपको सोल्यूशन सोचना है, एक्चुअली में वहीं से सोचना है, क्योंकि आप वहाँ से एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा यहाँ पे ये लोग लैग कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर आई कैन वर्क। अच्छा 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से सोल्यूशन क्रिएट करने में। फर्स्ट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो चाहे आप कॉस्ट ज़्यादा लोगे, आपके पास कस्टमर आएगा। अच्छा और एक और कस्टमर का एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है, यू नीड टू हैव अ वेरी बिग क्लैरिटी हु इज़ योर कस्टमर एंड हु इज़ योर कंज्यूमर। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलता जो हूँ, हमें पैसे देगा वो कस्टमर हो गया, कंज्यूमर वो होगा जो जो कि यूज़ करता है। यूज़ कर रहा तो होगा। ये जनरली ये एंटरप्रेन्योर्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक तो यूज़र एक्सपीरियंस हो गया जो इसके अंडर में आ रहा है। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है, हाउ योर सोल्यूशन कैन बी स्केलेबल। जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में गलती करते हैं वो लोग एक छोटे से कमरे में बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं, नो डाउट बना लेते हैं, बट स्केलेबल नहीं बन पाता है, और वहीं पे वो लोग लैग करते हैं क्योंकि उनकी फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यू नीड टू टेक द लोन एट द एंड, और इसीलिए उनके बिजनेसेस का जो ROI होता है वो कम हो जाता है। बट इन योर केस आई विल टेक योर एग्जाम्पल, आपके में स्केलेबिलिटी आएगी व्हेन यू हैव द गुड कोलैबोरेशन आई विल से, क्योंकि आपके अंडर एट द एंड आप के अंदर जो एजेंट्स होंगे। एजेंट्स होंगे, या फिर आप बिल्डर्स का डेटा निकालो, आपके पास बिल्डर्स के अच्छे कनेक्शंस होंगे, यू नीड टू यूज योर नेटवर्क। एंड अगर आपको कस्टमर्स भी लाने हैं फ्यूचर में, तो यू नीड टू डू अ गुड मार्केटिंग प्लान। उसके बारे में वो आगे के स्टेप्स है, उसके बारे में नहीं, बट है सेकेंड स्टेप इज स्केलेबिलिटी। थर्ड थिंग जो सोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपका सोल्यूशन जो है वो कैसे इनोवेटिव है। मतलब कि इनोवेटिव के ना काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही परिभाषा है कि वो कितना जुगाड़ू है प्लेटफॉर्म। मैं तो ये कहता हूँ कि क्या सच में वो आपके जिस लेवल पे आप सोच पा रहे हो वो उस लेवल का सोल्यूशन दे पा रहा है कि नहीं, और वो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से उसके लिए ठीक है कि नहीं, ये इसी के अंडर में आता तो है। जब हम लोग सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं तो हाँ। किस विजन के साथ करना चाहिए, कि हमें स्केलेबल वाले विजन, ग्लोबल विजन के साथ जाना चाहिए, या बिल्कुल हाइपर लोकल पे रह करके उसको बिल्ड करो फिर उसके बाद स्केल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मिशन विच यू हैव थॉट, बट येस एक अच्छा इंडियन मार्केट्स के हिसाब से बात करेंगे, थिंक क्रिएट लोकल एंड थिंक ग्लोबल।
मैं तो यही कहूँगा। तो आज के टेक जो मैंने सुना है, अगर आर्किटेक्चर उसका सही बिल्ड हो गया, बेसिक्स आर्किटेक्चर अगर सही हो गया, तो उसको ग्लोबली स्केल किया जा सकता बहुत है आसानी से। लेकिन अगर उसका जो आर्किटेक्चर बिल्ड करो ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर के लिए आपको टाइम, पैसा, बहुत कुछ देना पड़ता है। तो क्या पहले उस पर खर्च करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, या फिर पहले रेडी टू गो मार्केट वाला फिट हो जाए उसके बाद फिर स्केल के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, एक वर्ड होता है और हम लोग यूज़ करते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो बनता है आपके जितने रिसोर्सेज आपके पास हो। हाँ, तो अगर आपके पास मान लीजिए आज आपके टेक टीम में सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, तो आप उससे उतना ही करवाइए जितना उसकी कैपेसिटी है। आप उससे 4 आदमी वाला काम नहीं करवा पाओगे। और या फिर अब फॉर एग्जांपल हम लोग टेक की बात करते हैं, तो आजकल एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। अब हमारे पास पता है कि हमको महीने का बजट हमारा 20,000 रुपये है, 20,000 रुपीज़ इज माई बजट। अब ऐसा तो नहीं मैं लाख रुपए खर्च कर दूंगा उस महीने के लिए। सो आई नीड टू क्रिएट एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कि हर स्टार्टअप में हर एंटरप्रेन्योर को क्रिएट करना चाहिए। उससे 3 चीज़ें हो जाती हैं। आपका यूज़र एक्सपीरियंस टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप अपना वही कि स्केलेबल बन पा रहा है कि नहीं वो टेस्ट भी कर लोगे, और ये भी चेक कर पाओगे कि आपका कस्टमर आपको उस चीज़ के लिए पैसे देने के लिए रेडी है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पायलट करते हैं, पायलट टेस्टिंग करते हैं अपनी, और उसके लिए आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 1000 लोगों में टेस्ट करना चाहिए। 1000 लोगों में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, और वहीं से आपका NPS स्कोर जो मैंने बात किया। 1000 कस्टमर या 1000 कंज्यूमर? 1000 कंज्यूमर। 1000 कंज्यूमर, यस, नॉट कस्टमर्स। आप कंज्यूमर को ही पिच करो कस्टमर बनने के लिए। यूजुअली कंज्यूमर और कस्टमर तो अलग अलग लोग होते हैं। हाँ, वो प्रोडक्ट्स में हो जाएंगे, वो जनरली जो रियल प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर अलग है तो उसके लिए यू कैन सर्कुलेट द सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस वाले प्लेटफॉर्म पे अगर कंज्यूमर्स की बात करें, तो एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो प्रॉपर्टी सर्च करना चाह रहे हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। हाँ, क्योंकि उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके प्रॉपर्टीज उनकी डिटेल्स चेक करनी होंगी। प्लस हमारे कस्टमर वो नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ भी पे नहीं कर रहे होंगे। पे करने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स होंगे, बिल्डर्स होंगे, या वो लोग होंगे जिनको एक्चुअली प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना जब पायलट प्रोग्राम रन करोगे तो आपको अपने एप्लीकेशन की टेस्टिंग जो है वो करानी तो बिल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स से ही होगी। बट येस, आप उनको जो आपके जो एजेंट्स हैं, आप उनको डेटा दिखाइए कि देखो हमारे पास इतने लोग हैं, अब आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आपको ये फायदे होंगे। वो सेल्स के उस पर हाँ, तो अब आपको वहां समझ में आएगा कि आपके पास जो डेटा है वो एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। क्योंकि वो अगर पैसे देने को रेडी है तब तो वैल्यू फॉर मनी है। बट प्लस इंडिया में ना बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल जो है वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इट डिपेंड्स, वो देखना पड़ेगा और मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे समझ में आता है। बट येस, दीज 2 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और सोल्यूशन सोचना, ये बहुत तो आपके हिसाब से सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। देन उसके बाद में रिसर्च करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको स्किप नहीं करना किसी भी लेवल पे आकर के। और जब आपकी रिसर्च हो जाए उसके बाद में आपको MVP बिल्ड करना है। हाँ, नहीं, सोल्यूशन सोचना उससे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी है, अपने टीम के साथ, अपने खुद के साथ भी करता है। अब उसके भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट यस, यू नीड टू टॉक विद योर सेल्फ, मैं ये कहूँगा। ब्रेनस्टॉर्म करके आपको कोई सोल्यूशन बिल्ड करना है, हाँ, सोचना है पहले तो, फिर उसके बाद में आपको MVP पे जाना है। हाँ, राइट। MVP के बाद में आपको कम से कम 1000 लोगों के पायलट करना है प्रोजेक्ट को। फिर एक और स्टेप आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिजनेस मॉडल फाइनल क्रिएट करना। और उसके लिए एक हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं, लीन कैनवस, लीन बिजनेस मॉडल कैनवस, सॉरी ये एग्जैक्ट नेम है। गूगल पे करेंगे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। और एक होता है आपका USP मॉडल, वो जिसमें वैल्यू प्रपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट्स, उसमें आपको क्या आपके पेन किलर्स हैं, क्या आपके पेन रिलीवर्स हैं, सब आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आने लगता है। और वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये पहले करना चाहिए या फिर पायलट के बाद? आई थिंक ये पायलट के टाइम पे ही करना चाहिए। पायलट के टाइम पे। हाँ, इससे आपको ना समझ में आता है, अच्छा आप ये बना रहे थे लेकिन आपका पायलट कुछ और कह रहा है, तो आप ये चेंज कर दो। इससे ये समझ में आता है। तो मेरा जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 को हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और मेरे को बाय बर्थ एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है आर्थोग्राइफोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा। ये एक बहुत ही रेयर डिज़ीज़ होती है, और एज़ पर द डेटा इंडिया में इट्स अराउंड 10 to 12,000 लोगों को ही है, बहुत ही रेयर होती है। इसमें जो आपकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी वीक होती हैं, एंड जो बोन्स होती हैं दे आर ऑल्सो नॉट अ काइंड कि वो स्ट्रेट मूव करती हैं। अगर उनको कहीं पे वैकेंसी लगेगी बॉडी में तो दे कैन ऑल्सो मूव। सो इसका अभी कोई प्रॉपर ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड में। देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, यू शुड ईट हेल्दी, दैट्स इट। सो तो भैया मेरा जब बर्थ हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, मेरे पेरेंट्स को, मेरे जानने वालों को। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू माई फैमिली दैट दे हैव गिवन मी अ चांस टू फर्स्टली गिव मी द प्रॉपर एजुकेशन।
सो मैंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत कानपुर से ही की थी। वहाँ पे एक स्पेशल स्कूल था, आशाएं द स्पास्टिक सेंटर, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी। वहाँ फिजियोथेरेपी पहले मैं जाता था, लेकिन फिर वहाँ पे मुझे टीचर्स ने देखा कि मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी। और मुझे स्कूल डेज़ में ही बहुत सारे इंटरेस्ट थे, जैसे कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे क्ले मॉडलिंग बहुत अच्छी लगी थी, मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि लाइक फ्यूचर में आप सिंगिंग को आगे लेके जा सकते हो, एंड आई ऑल्सो प्ले कीबोर्ड। सो जब ये सब हो रहा था, बट आई हैव ऑल्सो इन माई माइंड कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड अभी भी मैं कहूँगा इज़ एन इंटरनेट। जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मैं जाना हूँ, आई थिंक उसका इंटरनेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जब उस टाइम पे तो इंटरनेट बहुत महंगा होता था, लेकिन तब भी यूज़ करते थे हम लोग उसको। फिर अराउंड जब मेरा क्लास 10th और 12th आया, तो मैंने अपने क्लास 10th 12th की जो एग्जामिनेशन था वो NIOS बोर्ड से दिया। NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि CBSE का पार्ट है। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, एंड आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन क्लास 10th। सो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब क्लास 10th में की। आई वॉज द मार्केटिंग हेड इन अ टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन कानपुर ओनली। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक कानपुर के ही एंटरप्रेन्योर ने मौका दिया। और एक वो होता नहीं, एक खून में तो एक बिज़नेस था, क्योंकि मेरे फादर भी बिज़नेस करते हैं। सो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ट्राई मारते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे जॉब करना है प्लीज़। सो मैंने 1 साल जॉब किया, एंड विद द मनी दैट आई अर्नड, आई हैव बॉट माई फर्स्ट लैपटॉप विद दैट मनी। सो वहाँ पे लगा कि नहीं, हाँ कुछ लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ कर तो सकते हैं, बट हाँ इट गिव्स मी वेरी मच कॉन्फिडेंस कि क्या करना है लाइफ में, और जानने का मौका मिला। लेकिन वही था हमेशा से कि आई वांट टू डू समथिंग इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो मैंने फिर उसके बाद IIT JEE का पढ़ाई करना स्टार्ट करा। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकता था, क्योंकि कोचिंग मेरे घर से बहुत दूर थी, और प्लस हर जगह एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, स्टेयर्स होती हैं, रैम्प्स नहीं होते हैं, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम था। सो मेरे पेरेंट्स ने घर पे ही टीचर्स लगा दिए, तो मैं घर पे ही पढ़ता था। और मैंने 2017 में 2017 में अपना IIT JEE क्लियर किया था, एंड आई गॉट अ गुड कॉलेज। बट वही है कि वो कॉलेज मेरे सिटी में नहीं था, तो मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सका। लेकिन उसके बजाय मैंने और एक कुछ स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, तो मुझे कानपुर में ही एक कॉलेज है, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो वहाँ से अब फिर जब मैं एडमिशन ले लिया, देन आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। सो वहाँ से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप अपना जो था वहाँ से स्टार्ट करा, और वहीं से मैंने ये सोचा कि अब मैं अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा। सो मैंने छोटे मोटे जो बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारा फेलियर भी मिला, बट येस इन 2019 आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप। इट वॉज इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई वॉज वर्किंग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आई वॉज डूइंग अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, आई विल से आई वॉज ट्रैकिंग पॉलिटिकल डोनेशंस। सो हम लोगों ने एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट बनाया, और ECI के साथ काम किया, एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। बट येस, ड्यू टू सम रीजंस हम लोगों को वो स्टार्टअप को एंड करना पड़ा। बट बट ECI हैज़ गिवन अस द चांस कि आप हमको वो आइडिया पूरा दे दो, आप हमको पूरा प्लेटफॉर्म दे दो, वील बाय फ्रॉम यू। सो वी गॉट एन एग्जिट फ्रॉम दैट स्टार्टअप। देन ड्यूरिंग कोविड आई स्टार्टेड माई जर्नी बीइंग एज स्टार्टिंग एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आई स्टार्टेड अ कंपनी जिसमें हम लोग जो Tier 2 और Tier 3 के आर्टिस्ट होते थे उनको चांस देते थे कि वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए बना सके। सो हम लोगों ने वहाँ से एक लिंक्डइन फॉर आर्टिस्ट टाइप का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, and I think in 2022 it got very good traction, we made money, and वहाँ पे we got a chance कि हम उस स्टार्टअप को भी एग्जिट दे सकें, क्योंकि एक VC थे हमारे मुंबई के, उन्होंने हमको कहा कि I want to buy from you, so we got an exit from that as well. क्या बात है, मतलब पूरी जर्नी एक तरह से आपकी शुरू से लेकर के आखिरी तक VC और इन सब के बीच में एक स्टार्टअप बिल्ड करने को इसमें हुई। Yes, फिर उसके बाद then I thought कि I want now. Sonant, you are mentoring 300 plus people, 300 plus students actually, who are basically अंडर क्लास 12th who are in school right now. तो क्या आपने कोई ऐसा पैटर्न देखा है उनके आज के स्टूडेंट्स में, स्पेशली सीइंग दिस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, हाउ मच दे आर एक्सपोज टू दिस सोशल मीडिया? कोई ऐसा पैटर्न आपने देखा उन सब में जो कि सही नहीं है या सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा? यस, मैं कहूँगा स्पेशली सोशल मीडिया, मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे सारे सोशल मीडिया पे मेजरली उन पे ये कहा जाता है कि आपकी एज 16 हो तभी यूज़ करिए, बट मैं तो कहूँगा कि 16 से कम वाले ज़्यादा हैं इस टाइम पे सोशल मीडिया पे। और एक बहुत ही गलत पैटर्न मेरे को देखने को मिल रहा है कि दे आर एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड
इन द वॉट एवर इज गोइंग ऑन ऑनलाइन, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एज वेल एज जो भी आई विल से फेक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि एक स्कूल में कोई बच्चा जाता है, जब मैं देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या बनाना है, लाइक व्हाट इज़ योर ड्रीम टू क्रिएट। तो मेरे को 3-4 तरह के आंसर ही आते हैं जनरली। एक आता है कि मुझे ना कुछ ऐसा बनाना है जिससे मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। एक आता है मैं जिससे बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। एक आता है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमने लगूँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा घूमने लगूँ। तो और चौथा आंसर ये आता है कि मैं किसी तरह से बस मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ और मैं आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर और अ कंटेंट क्रिएटर समथिंग, ऐसे आंसर्स आते हैं। तो तीसरा वाला बहुत ज़्यादा आने लगा है कि मैं घूमना चाहता हूँ। तो मैं जब इस पर थोड़ा डीप डाइव किया कि ऐसा क्यों आंसर आ रहा है यार, कितने लोगों को घूमने का शौक हो गया है, सब मैंने थोड़ा सा और डिटेल स्टडी वगैरह करी और बच्चों से बात करी, तो मुझे समझ में आया कि आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डालते हैं कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, है ना। और उनके अब हर स्कूल में हर तरह के फैमिलीज़ होती हैं, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई अपर मिडिल क्लास होता है। तो वहाँ पे वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे वो गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ पे घूमने गया था, हम तो गए नहीं थे, है ना। सो दे गेट वेरी मच। तो मेरे से पता एक मैंने पूछा उससे कि आपको क्या बनाने का मन है, तो कह रहा सर मुझे तो ट्रैवल ऐप बनानी है जिससे कि ट्रैवल गाइड ईजी हो जाए। तो मैंने कहा ये तो अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मैंने पूछा इसका रीज़न क्या है, कहता था कि सर मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ना घूमना है बस, और कुछ नहीं करना लाइफ में। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया वहाँ पे। बट हाँ, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो इससे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपको क्या लग रहा है क्या प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो रही है मेनली? प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये क्रिएट हो रही है कि आई मीन अगर कोई बिल्ड कर रहा है, कोई घूमने के लिए भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है, वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस चीज़ से, वो इसलिए भी शायद क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट उससे प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, क्या लग रहा है? आई थिंक माइंड सेट में एज अ मतलब मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली, मे बी आई विल बी रॉन्ग, कि एज अ स्टूडेंट होने के नाते इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस्ड रहो, और ये सब चीज़ें आपका फोकस बिगाड़ रही हैं, है ना। जो इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है सोशल मीडिया पे, प्लस काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे हमारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो कुछ बताते हैं और फिर रील्स में आते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे रील्स में आजकल जो ट्रेंड्स वगैरह चलते हैं, सो उसमें कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती है कि इट रिक्वायर्स मनी, कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। ये सो पैटर्न आपने देखा है कि ऐसा हो रहा है हाँ, कि 100%। वो लोगों ने रील्स पे कुछ देखा तो उनको हाँ, आ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ पाने के लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं? 100% ये बहुत कॉमन चीज़ है तो ये आजकल। प्रॉब्लम सोशल मीडिया की है या फिर पेरेंटिंग की, क्या लगता है आपको? See, I think I'm not the right person to answer this, but क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं तो यही कहूँगा। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई थिंक ये प्रॉब्लम दोनों लोगों की ही है। पार्शली देखिए, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, है ना, तो दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम क्योंकि है। आप इतने बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि कहीं किसी के पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, कि कहीं सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, पैटर्न्स में क्या आ रहा है? ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इशू है, मुझे ज़्यादातर सोशल पर्सनली ऐसा मीडिया लगता है ज़्यादातर। क्योंकि वहाँ पे एक तो पहली बात तो जो आप देखोगे एल्गोरिथम वही आपको दिखाएगी। सो हम वहाँ पे बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि उनके पास वही तरह की चीज़ें आने लगती हैं, अब फिर से वो सीखने लगते हैं। अब आपको मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताता हूँ। आई एम नॉट श्योर आपने देखा हो कि नहीं, आजकल बच्चे इंस्टाग्राम जब चलाते हैं तो वो अपनी चेहरा छुपा के फ़ोटो डालते हैं। कभी आपने इस चीज़ को नोटिस किया है ना? क्या रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसका? आई डोंट नो, शायद वो किसी को दिखाना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर फेमस हो भी जाएंगे तो ज़्यादा लोग ना जाने। और सोचिए और क्या हो सकता है रीज़न में भी। हो सकता है एआई का गलत यूज़ ना कर सके कोई, नहीं, थोड़ा ये रीज़न सिक्योर्ड नहीं हो। है। नहीं, 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 एक्चुअली रीज़न बहुत स्ट्रेंज है। रीज़न ये है कि वो दे थिंक कि ये करके दे लुक मोर कूल, दे लुक मोर ब्यूटीफुल। उनको क्योंकि आजकल वो कहते नहीं है कि आजकल आप किसी भी गैदरिंग में जाओगे, आप देखोगे ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं वो मोबाइल में लगे रहते हैं, एंड दे थिंक कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो मैं ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू बी इन माई स्पेस, है ना। और वही वो सेम नरेटिव वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने वो वैसा बना दिया है कि अच्छा आप अगर चेहरा छुपाओगे दैट मीन्स यू लुक कूल, एंड दैट इज़ एक्चुअली द रॉन्ग इम्पैक्ट, है ना। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं सामने, और इसकी वजह से ये होता है कि जब उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। बट ये सोशल मीडिया का अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। आज अगर 5-6 साल पहले की बात करोगे तो हो सकता है इतना इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम का नहीं होगा, हाँ,
2020 के बाद से 2020 के बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे और इन्फ्लुएंस आकर के बढ़ते गए, और इन फ्यूचर ये सब बढ़ता रहेगा। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ब्रेक नहीं लग सकता नहीं और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं उसके। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या कंट्रोल करना भी चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जॉब एज अ पेरेंट ही हमारा आता है। हम कंपनीज़ को तो रोक नहीं सकते, जैसा आपने कहा पे हम लोग पेरेंटिंग में ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन बी द गुड फ्रेंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वी कैन जस्ट, देखिए, रोक टोक करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। रोक टोक करोगे तो उल्टा और ज़्यादा वो सोचेंगे अरे इसमें है क्या, तब तो वो फिर वो चोरी से करेंगे। देखिए, वो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टुडे, है ना। आई वुड रिकमेंड कि आप उनको ऐसा नहीं आप रोकिए, बट कि आप उनको बस बताइए कि अच्छा दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। So instead of controlling, awareness is the right thing that parenting should do. आई एग्री विद इट, यस। और इसके साथ ही साथ आई थिंक मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो है कि पेरेंट्स टाइम कम दे रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लैग है। टाइम देना चाहिए अपने बच्चों को। आई थिंक उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है। सिर्फ टाइम देने से आपको लगता हो जाएंगी? टाइम मतलब इन द सेंस कि उनके साथ आप एक्टिविटी करिए, उनके साथ आप अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनके साथ गेम्स खेलिए, ऐसा उनके भी साथ हो सकता है कि पढ़ाइए उनको। लाइफस्टाइल उनकी ऐसी हो गई उनके पेरेंट्स की, क्योंकि पहले के हिसाब से देखो तो बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं, अब उनको पैसे भी कमाने हैं, लाइफ भी जीनी है, और खुद के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंस बच्चे हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। वो उनके हाथ में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक हर समय है, यूट्यूब हर समय है, वो भी देख रहे हैं कि मेरी एज के जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनके मन में भी एस्पिरेशंस आ गए, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है या मुझे अपने लिए ये करना है। तो वो टाइम वहाँ भी जा रहा है उनका, हाँ। उसमें से निकाल करके उनको बच्चों के लिए भी देना है। तो लग रहा है कि वो आपको कि ये चीज़ हो पाएगी, पॉसिबल है? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट तो है, आई टोटली एग्री। बट अगर आपको अपने अपने बच्चों को एक अच्छे जगह पे देखना है, अगर आप उनको अच्छे वैल्यूज़ देना चाहते हो, तो समटाइम्स यू नीड टू सैक्रिफाइस, आई विल से। देखिए, मैं एज अ पेरेंट तो नहीं हूँ, सो मैं उस लेवल की तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट यस, जितना मेरा एक्सपीरियंस, आई थिंक अगर थोड़ा सैक्रिफाइस करके चीज़ें करी जाएँ तो चीज़ें सुधारी जा सकती है। और आई थिंक वही है जो मैंने कहा कि हमें उनके साथ बस उनको सही बताना है अब, और उनके साथ रहना है, और उनके अच्छे फ्रेंड्स बन के रहना है कि अगर वो कहीं गलत जगह फंसे भी तो एटलीस्ट वो बता सकें आपको, ताकि आप उनका सपोर्ट कर सकें। अगर आप उनके वो कहेंगे कि फ्रेंड नहीं बन पाओगे, तो वो आज की जनरेशन आई थिंक फिर उतनी ओपन नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने बात करी जैसे पेरेंटिंग से रिलेटेड प्लस सोशल मीडिया कंपनीज से रिलेटेड, क्या कोई अवेयरनेस हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, या आपके जो मेंटीज हैं आप उनके साथ करते हो, ताकि अभी वो अवेयर हो सकें, वो समझ सकें कि आप जो सोशल मीडिया जिस तरह से यूज़ कर रहे हो उसको कैसे सही कर सकते हो, या फिर किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं वो लोग? बहुत ज़्यादा तो हम लोग अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पे फोकस नहीं करते हैं, है ना। बट येस, हमारा फ्यूचर प्लान्स है कि हम लोग उनको ये भी बताएं कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट सोचा था, वो आई विल शेयर हेयर इन द पॉडकास्ट कि जैसे कि मैं एक चीज़ बहुत नोटिस करता हूँ कि जब भी मैं किसी अराउंड आई थिंक 8th 9th 10th के बच्चे से बात करता हूँ, तो जनरली उनके आंसर्स होते हैं मुझे नहीं पता। मतलब मैंने कहा कि अच्छा आप खाली टाइम पे सोचते क्या हो, तो वो सीधा मेरे को बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने उनका एक नाम ऐसे मन में सोचा था, दे आर द डोंट नो जनरेशन कि पता ही नहीं है क्या है। सो हम इसके लिए मैंने क्या सोचा कि हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, या फिर उनको थोड़ा इन्फीरियर वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर उनको पीयर प्रेशर हो सकता है, या फिर उनको डिप्रेशंस की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ के लिए आई थिंक कोई ना कोई फ्रेमवर्क्स बने, जैसे कि आपके एक होती है पोमोग्रेनेट टेक्निक, एक होती है जिसमें कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दे कैन डू 25 मिनट्स दैट वर्क, 5 मिनट्स आप ब्रेक लो, वापस से 25 मिनट्स शुरुआत करो, एंड इफ़ यू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर आई थिंक 20 डेज, तो आप वो अपनी आदत लगा सकते हो, है ना। सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। हमको बस उनका अवेयरनेस और उनकी टेक्निक्स बतानी है। तो हम लोग उसके लिए एक्चुअली एक फॉर्मेट बना रहे हैं प्रॉपरली, ताकि उनकी जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करा जा सके। एंड वी वांट टू कनेक्ट इन दिस विद द पेरेंट्स एज वेल, ताकि पेरेंट्स भी उसको घर पे कराएं एंड दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, ताकि पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप और अच्छा हो सके। So you are already working on this, at least with your But mentees you future, are in starting. future, yes, yes. अपने mentees के साथ तो आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लस अगर आप चाहोगे जैसे आप कंटेंट क्रिएशन में भी हो तो उसको मास मीडिया के थ्रू आप पहुंचा सकते हो और बच्चों तक भी। Yes. ओके। एंड जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे पेरेंटिंग से रिलेटेड भी कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जैसे अभी बात हो रही थी इस बारे में कि
यूजुअली ये मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, और क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास या अपर जो मिडिल क्लास पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा है. 80% ऑडियंस, 80% पीपल ऑफ इंडियंस आर एक्चुअली इन दिस कैटेगरी ओनली. यस उन पेरेंट्स के पास में उनका टाइम या तो जॉब के लिए जा रहा होता है, जिसमें क्योंकि लंबे आवर्स हैं उनके जॉब में, या फिर वो अगर बिजनेस भी कर रहे होंगे तो उनके बिजनेस पे जा रहा होता है. कुछ लोग ये सोचते हैं यार मुझे बॉस नहीं चाहिए, मुझे अपने टाइम से काम करना है, तो वो बिजनेस में भी चले जाते हैं. हालांकि बिजनेस में ज़्यादा टाइम लगता है, वो एक अलग बात है, बट वो चाहते हैं. तो जॉब के लिए तो मैं इतना शायद नहीं बोल पाऊंगा अभी. आई एम नॉट द राइट गाय टू से क्या किस डायरेक्शन में उनको कैसे अपने टाइम को बचा करके अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए. बट बिजनेस की बात करें, हम लोग अगर एक सेगमेंट से शुरू करें एमएसएमई से, वहाँ से कैसे टाइम निकालना चाहिए उनको बच्चों के लिए अपने? सी मैं जैसे कि एमएसएमई में आप कोई एग्जांपल ले सकते हो कि पर्टिकुलरली जैसे कि दुकान वाला कोई एक एग्जांपल लीजिए तभी. कोई एक आप मान लो किराने की शॉप है, जिसकी किराने के शॉप है, मतलब उसके किराने की शॉप का मतलब हो गया सुबह 10 बजे उसकी शॉप खुलनी है और रात के कोई टाइम नहीं होता, बट फिर भी एक मान लेते हैं कि 9-10 बजते हैं उनको घर आते आते. ठीक है ओके. और ये बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया में. देखिए मैं फिर से वही कहूँगा, आई एम नॉट अ पेरेंट, बट हाँ मुझे जो पर्सनल ओपिनियंस है मैं बता सकता हूँ कि आई थिंक अगर कोई एमएसएमई है वो 10 बजे सुबह जाते हैं तो व्हाट दे कैन डू, स्टार्ट आई विल से गेट अप अर्ली. बच्चों को स्कूल छोड़ना भी आई थिंक एक टाइम बिताना ही होता है ना, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से जो टियर 2 सिटीज़ में है ये आई थिंक ये कम हो गया है, और जो टियर 1 सिटीज़ में ये ज़्यादा हो गया है. ये मैंने पर्सनल अपनी आंखों से देखा है, मुझे ऐसा पर्सनल फील हो रहा है आजकल. क्या ज़्यादा हो गया? कि जैसे कि मान लीजिए जो फादर्स हैं है ना, वो अपने बच्चों को जो टियर 1 सिटीज़ में वो स्कूल छोड़ने ज़्यादा जा रहे हैं, और जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में वो छोड़ने कम जा रहे हैं. दिस इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस. तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. आप सुबह उठिए, आप एटलीस्ट आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए, जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप बात करिए कि अच्छा आज स्कूल में क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, है ना, जनरल कॉन्वर्जेशंस, है ना. अच्छा रात में आओगे तो आज ये हम लोग चलो ये मूवी देखते हैं या फिर ये गेम खेलते हैं. आई थिंक ये छोटी मोटी जो कन्वर्जेशन होती है ना, ये भी बहुत इंपैक्टफुल हो सकती है. एंड द बच्चा ये सोच सकता है कि हाँ एटलीस्ट माई पेरेंट्स आर विद मी, है ना, जो कि मुझे लगता है कभी कोई ऐसा पैटर्न आपने नोटिस किया उन मेंटीज में जिन्होंने ऐसा बोला कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करते, या फिर उनके साथ मेरे कन्वर्सेशंस इतने नहीं हो पाते? लास्ट ईयर मैं एक बच्चे को मेंटरशिप दे रहा था, एंड एक्चुअली में वो मेंटरशिप नॉट रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, इट वाज रिलेटेड टू कि ही वाज अ बिट डिप्रेस्ड, ही वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली ओनली, और मैं बात कर रहा था एंड ही वाज आई थिंक ऑन क्लास 11th, ही वाज इनटू ड्रग्स. यस. सो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा बहुत, मतलब मेरे को ये सब कॉन्वर्जेशन करने में लग गए थे 5-6 दिन कि इतना डीप डाइव करना पा रहा था कि एग्जैक्टली मतलब मैं जानना चाह रहा था कि पेरेंट्स की कैसा रिलेशनशिप है. तब उसने मुझे वहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि एक्चुअली में उसके फादर की फैक्ट्री थी, है ना, और वो सुबह 9 बजे निकल जाते थे, शाम में आई थिंक 9 बजे ही आते थे. एंड बहुत अब फादर्स का जनरली होता है कि मतलब जनरली जो मैं तो कहूँगा जो मेरे एज के, जो मेरे फादर्स हैं, जो उनकी एज है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो कन्वर्सेशन नहीं करते हैं. मतलब दे थिंक कि मतलब वो फादर और सन का रिलेशनशिप वो थोड़ा वो अलग टाइप का होता है. तो उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि मेरे फादर तो मुझसे बात ही नहीं करते, जब मिलो तो बस इतना पूछते हैं खाना खाया कि नहीं, दैट्स इट, है ना. जब बहुत होगा तो स्कूल में क्या कर रहे हो, पढ़ाई? ये भी बहुत कम है. अच्छा. हाँ ये भी नहीं, यहाँ तक भी नहीं कॉन्वर्सेशन पहुँच, बस खाना खाया कि नहीं, अच्छा टाइम पे सो जाना, बस इससे ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हो रही है. और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, आई थिंक मैंने एक और से किसी से तो सुनी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये और लेकिन ये चीज़ें ना बाहर नहीं आ रही क्योंकि भाई इतना डीप डाइव कोई अपने पेरेंट्स के बारे में बात भी नहीं करना चाहता है. सो यहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि फादर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ पेरेंटिंग. मदर्स तो हमेशा मुझे लगता है ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं और ज़्यादा बेटर एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है, बट फादर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको मेरे हिसाब से कि दोस्ती नहीं हो पाती है. बट आई थिंक अब जो एज के फादर्स बन रहे हैं, आई थिंक दे आर नाउ गुड, काफ़ी चीज़ें ठीक कर रहे हैं. बट छोटी छोटी चीज़ें वही ना कि सुबह जल्दी उठ के बात करना, रात में आके एक लूडो का मैच ही खेल लेना, है ना, कुछ नहीं हुआ तो चलो बैठ के डिनर टेबल पे मोबाइल रख के बात कर लेते हैं. ये भी छोटे छोटे गेस्चर्स हैं जो आई थिंक इतना ही कर लें तो आई थिंक बहुत बड़ी बात होगी. जैसे हम लोग एमएसएमईज़ की बात कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस में जाता है. कुछ टेक्नोलॉजी आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो या फिर कुछ एडवाइस कर सकते हो कि उनको बिजनेस में अपना करना चाहिए ताकि उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में उनका ना हो, वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकें, डेलीगेट कर सकें, और बचा हुआ टाइम अगर ग्रो करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने बच्चों को तो एटलीस्ट दे ही सकें. 100% मैं तो कहूँगा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और फ्री है सब कुछ.
बट वही है MSMEs को इतनी नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है जो नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। हम लोग बात करते हैं आपके बेसिक इनवाइस क्रिएशन से। इनवाइस क्रिएशन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, कितनी n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, फ्री में अवेलेबल होती हैं। आपको अपना रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, आपको अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, जोहो की फ्री एप्लीकेशंस आती हैं, आप जोहो डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप में, फ्री में यूज़ कर सकते हो। आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट योर फ्री वेबसाइट विद ब्लॉग पोस्ट और वर्डप्रेस, फ्री है, कुछ नहीं पैसे लग रहे हैं। यू नीड टू जस्ट इन्वेस्ट इन अ डोमेन दैट इज कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़। तो ये आपको क्या लगता है, ये अवेयरनेस का इशू है या माइंडसेट का है? दोनों ही वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल से दोनों ही। मैं तो कहूँगा कि बट इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि मैंने तो मैं ये गुड़गांव में भी देखा है लोगों में, ओके इससे अच्छी ज्योग्राफी तो नहीं है नहीं है, हाँ टेक से रिलेटेड। हाँ, बट हाँ वैसे मैं कहूँगा दोनों ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स, मतलब वो नहीं जो बिल्कुल आज जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया हाँ, और सब कुछ रिसर्च करके साथ जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हाँ हैं। हाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको 5-10 साल 20 साल हो गए काम करते हुए, हाँ हाँ। ग्रो करने का मन है, टीम भी है, बट वो डेलीगेट नहीं कर पा रहे, वो ऑटोमेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। देखिए ये तो मैं अगर कर नहीं पा रहे हैं तो इसमें दोनों ही चीज़ों का ही है, बट इसमें रेशियो मैं कहूँगा कि 40-60 है। 40 मैं कहूँगा कि उनको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं है, और 60 मैं कहूँगा कि उनका माइंडसेट नहीं है वैसा। अच्छा, माइंडसेट क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बिल्कुल यूज़लेस हैं, है ना। और प्लस इनसे उनके काम जो हैं वो उनको पता है कि काम बढ़ जाएगा, बट दे आर लैगिंग कि अगर हम ये चीज़ इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे मतलब उनका जो विजन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। प्लस वो इतने दिन से जो लोगों को बता रहे हैं कि ऑनलाइन तो बेकार होता है ना, तो वो तो सेटिस्फाई खराब हो गया ना। मतलब एक बार उनके मन में ये भी आता है ना कि मेरे हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, अभी मुझे एक एक चीज़ को हाथ से करने का मन करता है, तो सब कुछ Exactly. लगता है कि मुझे पता है क्या हो रहा है। लेकिन मैं Exactly. अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूँगा, एग्जैक्टली और प्लस जो होते नहीं है, मैं तो कहूँगा बिजनेस में एक वर्ड होता है लाला, है ना। तो हाँ लाला लोगों की आदत होती है कि उनको हर काम जो है वो खुद ही करना है और वो गद्दी में बैठ के ही करना है। तो अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो बिजनेस बढ़ेगा, वो चीज़ उनको पता है, बट वही है कि उनके हाथ से चीज़ें निकलने लगेंगी और फिर उनको लगता है कि इससे चोरी होना आसान है, क्योंकि जनरली न्यूज़ में भी हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें आज ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, यहाँ पे आज ये चोरी हो गई, OTP चला गया तो बैंक से पैसे निकल गए। तो ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में आता रहता है, तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट का गैप हो जाता तो है। सबसे पहले तो उनको माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना शुरू कर दो, डिपेंड भी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंट्रोल करने से लग जाओगे टेक्नोलॉजी से, तो एक तो आप फ्री हो रहे हो, आप वो टाइम बच्चों के लिए दे रहे हो, और आप उसी टाइम को यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में, ग्रो हाँ करने में, हाँ, एग्जैक्टली। और टेंशन कम होंगी, ऑफ कोर्स स्ट्रेस फ्री लाइफ जी टेंशन कम पाएंगे। होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कम होगी। उन सब पे भी काफ़ी कम खर्चा होगा फिर, यस जो उस एग्जैक्टली, चीज़ को देखते भी नहीं है। सही बात है। क्योंकि ये जो आपने बताया ना, लाला कैटेगरी वाले जो हैं वो हैं, हाँ और इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में हैं वो हाँ लोग, और उनको उनको पता है कि उनका टाइम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सिर्फ एक ही चीज़ में जाना होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते, यस, मन भी करेगा तब भी नहीं सोचते, तो करना तो चाहिए। 100%। एंड आई थिंक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी, अब आई थिंक नाउ द जेनेटिक AI इज़ देयर, तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे ऑटोमेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या बात है। तो कभी प्लान है ऐसा मेंटरशिप देने का बड़े लोगों को भी, जो एज में बड़े हों, एक्सपीरियंस में ज़्यादा हों? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है, नहीं है? नहीं है, क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट द राइट गाय, है ना। वो मुझे पता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट इन दिस स्पेस वेरी वेल, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लोगों को ग्रो कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे मैं शायद अपनी उस लेवल की चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ मे बी मैं जब उस एज में जाऊँगा तब कर लूँ। तो अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर कोई बंदा है जो नया काम शुरू कर रहा है, तो उसको किस तरह से लेकर के जाना चाहिए, अगर उसका मन है ऐसा कोई स्टार्टअप बिल्ड करने का, टेक बेस्ड स्टार्टअप बिल्ड करने का, जो आगे चल करके कोई उसको एक्वायर कर ले? बहुत सारे, क्योंकि अगेन सोशल मीडिया के टाइम पे उनको पता है, शार्क टैंक के टाइम पे उनको पता है कि कैसे फंडिंग आनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे और क्या जर्नी होनी चाहिए उसको सेल तक करने तक की? यस, आई थिंक अगर कोई बिजनेस बना रहा है या स्टार्टअप बना रहा है जिसको वो फ्यूचर में अच्छी वैल्यूएशन पे किसी को बेचना चाहता है या फिर चाहता है कि वो एक्वायर हो जाए, तो उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको मैं अपनी जर्नी से भी कनेक्ट करता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका MVP बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तब आई थिंक आपको एक अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि अब आपके जो फीचर्स हैं वो सारे इंटीग्रेट हो गए, वगैरह वगैरह सब हो गया। देन आई थिंक यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। अब पहली बात तो आपने प्रोडक्ट अपना क्रिएट किया है, दैट मीन्स इट इज़ योर बेबी, है ना। अब बेबी को थोड़ा तो बढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना, उसको बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें लगती हैं।
पहली लगते हैं अच्छे कस्टमर्स और दूसरा लगता है बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा पैसे के लिए आपको चाहिए फंड्स कहाँ से आते हैं? आप 2-3 जगहों से उठा सकते हैं। ग्रांट्स, अगर आपका उस लेवल का स्टार्टअप हो तो। दूसरा होता है इक्विटी, तीसरा होता है आप लोन वगैरह, है ना। या फिर आप आजकल एक नई चीज़ चली है जिसको हम लोग क्राउड फंडिंग कहते हैं, बट क्राउड फंडिंग बहुत ही कम बिजनेसेस और डोमेन्स में अवेलेबल है इस टाइम पे। सो वहाँ से आप पैसा उठाइए, आप कस्टमर्स बनाइए। पेड कस्टमर्स आप नहीं बनाओगे तब तक आप बेच नहीं सकते हो। पेड कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो मैं कहूँगा कि आपका ROI जो वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 6-7% तो होना चाहिए। इससे नीचे तो मैं नहीं मानूंगा कि 6-7% इतना मान, तभी आपको इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। और प्लस आपका जो मैं कहूँगा कि यूनिट इकोनॉमिक्स हो वो उसमें प्लस में हो, मतलब अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स हो, आपकी फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हो, आपकी कंपनी का आप ग्रो दिखा पा रहे हो साल भर साल। और बेचने के लिए एटलीस्ट आपको मेरे हिसाब से 2 साल का इंतज़ार करना चाहिए। 2 साल आप उसको ग्रो करो, अच्छे कस्टमर्स, पेड कस्टमर्स बनाओ। फिर उसके बाद बारी आती है कि अब आपको इसको ले कैसे जाना है। या तो आप अगर सोच पा रहे हो कि नहीं ये मेरा बेबी है, मुझे इसको और ज़्यादा नर्चर करना है, तो डोंट गो फॉर इट। इसमें मे बी ऑप्शन नहीं होता है, हाँ या होता है या ना ही होता है ना। मे बी अगर आप लाओगे तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट आप एक दिन स्टार्टअप गंवा दोगे, मतलब उसको पूरा तरह बंद ही करवा दो के मानोगे, मे बी नहीं रखोगे। अगर हाँ है तो हाँ का आंसर ये है कि आपको यू नीड टू कॉन्टैक्ट मल्टीपल एंजल्स, इन्वेस्टर्स, VCs, है ना। और उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप जा सकते हो, बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें आप जा सकते हो, एंड यू कैन ईजिली गो फॉर दिस। बट आजकल एक नया ट्रेंड आया है। नया ट्रेंड ये आया है कि बेचने से बजाय लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ाते रहते हैं, अपने इन्वेस्टर को बोर्ड मेंबर में बैठा देते हैं, उनको एज अ डायरेक्टर की पोस्ट दे देते हैं, खुद की इक्विटी कम कर लेते हैं और खुद मतलब अपनी डाइल्यूट कर देते हैं, और खुद को एज अ सिर्फ मतलब मेंटरशिप चेयर के तौर पे रखते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपने किसी और को दे दिया, पैसे आपने बना लिए, आप बता रहे हो बट काम नहीं कर रहे हो। ये आजकल एक नया ट्रेंड आया है, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे AI स्टार्टअप्स जो बीच में ग्रो हुए थे, उनमें यही ट्रेंड देखने को मिला था कि उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, अपना बोर्ड मेंबर अभी भी है, इक्विटी डाइल्यूट करके दूसरे को दे दी, CEO अपॉइंट कर दिया, उसको सैलरी दे रहे हैं, इन्वेस्टर को बोर्ड मेंबर की चेयर दे दी है, वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है, बट आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप शांति से बैठे हो, मौज कर रहे हो, और अभी भी पार्ट हो कंपनी के, हाँ, और एडवाइस भी करते हो, एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हुए हो, एंड यू आर बिल्डिंग अनदर बिजनेस। तो ये जो आपने अभी तक बताया वो सब कुछ टेक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर जो नया स्टार्टअप्स हैं यूजुअली टेक से रिलेटेड ही है, उसी पे हो रहा है। अगर कोई पुराना जिसका बिजनेस हो और फिजिकल इन स्टोर वाले जैसे बिजनेस हो, अगर उसको लेकर के जाना हो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल किसी के पापा वगैरह ने उनके फैमिलीज में स्टार्ट किया हुआ कोई बिजनेस है, अब किसी बच्चे को आगे लेकर के जाना है, वो नहीं चाहता कि दिन भर मैं दुकान पे बैठूं, उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है, बट क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी भी इन्वॉल्व हैं, फादर अभी भी इन्वॉल्व है बिजनेस में, वो 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको लेकर के जाना हो आगे सेल करने के लिए, क्या वो कुछ कर सकता है? 100% कर सकता है, एंड आई थिंक द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया इज किशोर बयानी इज द फाउंडर ऑफ बिग बाजार, है ना। एंड आई थिंक उनकी जो नॉलेज है, मैंने तो उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख लिए अब तो उन्होंने कैसे ये चीज़ किया, आई थिंक उसका सेम पैटर्न भी अगर कोई यूज़ करे तो कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के पास फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ 10 स्टोर है ना, 10 नहीं, अभी हम लोग एक स्टोर वाले पे असर रखते हैं, एक क्योंकि स्टोर प्रॉब्लम आती है एक स्टोर वाले को। 10 वाले को आइडिया है कि मुझे 10 मैनेज करने के लिए हर जगह पर नहीं हो सकता वो, हाँ, बट एक वाला दूसरे पे जाने के लिए भी डरता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि आपके पास या तो फैमिली सपोर्ट हो, जैसे कि भाई हो, एक भाई इधर बैठ जाए, एक भाई उधर बैठ जाए, लेकिन अगर भाई ना हो, मान के चलते नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ही नीड्स टू हैव गुड पीपल इन द टीम। उसके लिए क्या होता है कि यू नीड टू फाइंड सम गुड मैनेजमेंट गाइज, है ना, और उनको आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा, उनको पहले अपने साथ बैठा लो, उनको थोड़ा आपको काम सिखाना पड़ेगा। यू नीड टू ट्रस्ट, दिस इज़ अ वेरी मैं तो कहूँगा ये थोड़ा सैड रियलिटी है, बट आपको थोड़ा ट्रस्ट तो करना मोस्ट पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू ट्रस्ट एंड स्टार्ट डेलीगेटिंग योर वर्क, स्टार्ट डेलीगेटिंग, दैट इज द ओनली एग्जैक्टली। और उसके लिए डेलीगेशन के लिए भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, आप गूगल करोगे आपको सब मिलेगा, है ना। आपको डेलीगेशन कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, ये चीज़ें सभी कुछ है, और सभी कुछ ऐसी है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको करके देंगी। बट येस, यू नीड टू फाइंड फर्स्टली अ गुड गाय जो आपके लिए काम करे, एंड उसको आपको थोड़ा सा
दिखाना पड़ेगा, विजन दिखाना पड़ेगा, और आपको यू नीड टू पे, मैं तो कहूँगा ठीक ठाक उसको पे करना पड़ेगा, ताकि वो एटलीस्ट आपके साथ रहे। ऐसा ना हो वो आपसे काम सीखे और दूसरे दिन दूसरी जगह जाके काम करने लगे। तो ये चैलेंज ना हो, इसलिए यू नीड टू मेक श्योर दैट कि वो आपका वकील बन जाए एक दिन। वकील मीन्स एडवोकेट बन जाए, ताकि आपके लिए वो कुछ गलत ना सुन सके। सो ये बहुत ज़रूरी है, गलत ना सुन सके, और कहीं कोई गलत कर रहा हो तो रोके। उसको जवाब भी दे सके। हाँ हाँ, बट यही है, इसमें धोखे काफ़ी मिलते हैं, है ना। बिजनेसेस स्पेशली लाला की फील्ड में तो बहुत मिलते हैं। वो वही तो माइंडसेट उसका उनका बन जाता है यार, कि क्योंकि हाँ मुझे ऐसे धोखे मिले हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा डरते भी हैं आगे चीज़ को लेके जाने हाँ, के तो लिए। इसका भी एक सोल्यूशन है। जैसे? उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास देखो, मैंने वही कहूँगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अब आपको बस सही से यूज़ करना है। अब जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आजकल कॉर्पोरेट्स में वो होने लगा है कि जिसमें थंब लगाओ तो आपकी अटेंडेंस मैनेज हो जाती है ना। दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, है ना। आप अपने मैनेजर अलॉट करिए, मैनेजर्स को पहले थोड़ा उनको उस लेवल की चीज़ों का मतलब एक्सेस दीजिए कि अच्छा आप इसके बॉस हो, आपको बॉस जैसा फील होना चाहिए, है ना। तो जब वो उसको देखेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े करके माइंडसेट चेंज होगा। प्लस आपको एक नज़र अपनी रखनी पड़ेगी उधर, थोड़ी तो रखनी पड़ेगी, और उसी में काम आते हैं आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स। आई वुड से कि अगर कोई फैमिली है तो स्टार्ट ब्रिंगिंग योर वाइफ। आई थिंक फीमेल्स के पास आई थिंक ये बहुत अच्छा पावर होता है, दे एबल टू रिकग्नाइज द पीपल ईजिली रादर दैन मेल्स, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। सो स्टार्ट ब्रिंगिंग योर वाइफ, स्टार्ट ब्रिंगिंग योर मदर इन द फैमिली बिजनेस, यहाँ से ये चीज़ें ईजिली की जा सकती है। थोड़ा सा वहाँ से आप जब डेलीगेट करना शुरू करोगे तो आप बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो। और फिर आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा चीज़ों को ऑटोमेट करने में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। यस, देखिए आपको बनाना है, मॉडल बनाना है, मॉडल बनाना चाहिए बस। क्या बात है अनंत, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस हुए आपके साथ में। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को पर्सनली भी मिला, मुझे लगता है मेरे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ इसमें निकला है, और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं हम लोगों को, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ आप अपना फीडबैक शेयर करना चाहोगे, कैसा लगा, क्या रहा? हाँ श्योर, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट जो इतना लंबा चला। पहली बात तो मैंने कभी आज तक इतना लंबा नहीं और इतना इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करी हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बहुत ही रॉ बातें कर रहे थे, जो कि बहुत कम ही प्लेटफॉर्म्स पे होती हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, एंड आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, कि हम इस बंजारे मुसाफिर को और आगे लेके जाएं, और ज़्यादा लोगों से साथ जुड़ के जो हमारा यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, उनको और ज़्यादा नर्चर कर सकें, और वो हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकें। आपने नाम बहुत अच्छा चूज़ किया है कि हम सभी मुसाफिर हैं ज़िंदगी में, है ना। हम सभी आए हैं अननोन बन के, बस हमको अपनी राह चाहिए, और मुसाफिर से अच्छा वो कौन कर सकता है। क्या बात है। बस यही के कॉन्सेप्ट था कि बंजारा मुसाफिर को भी जो लेकर के चल रहे थे ना, कि कहीं ना कहीं लोगों से कुछ ना कुछ सीखना, कुछ नया ट्राई करना। अगर आप देख भी रहोगे तो थोड़ा बहुत बंजारा वो लोग होते हैं जो कि एक जगह पे नहीं टिक पाते। सेम मेरे साथ भी शायद लाइफस्टाइल ऐसी बनी है, या फिर शायद मेरे चॉइसेस ऐसे थे जहाँ पे एक ही जगह पर टिकना, एक ही काम करना, मुझे भी लगता है यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा और कुछ और एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल सही। सो दिस इज़ द लाइफस्टाइल दैट आई एम लिविंग इट, एंड आई ऑल्सो एनकरेज पीपल कि आप एक जगह पर अगर टिके रहोगे ना तो शायद बहुत सारे चीज़ों को मिस कर दोगे जी। और इस तरह के कॉन्वर्जेशंस में जैसे आप आ रहे हो और भी लोग जैसे आए अभी हम लोग के साथ में, उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आपने कहा ना जैसे 30 सेकंड वाला जो लाइफस्टाइल वाली हो गई, 30 सेकंड से ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा भी मन है कि लोग और डीप कन्वर्जेशंस में जाकर के कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।